कंप्यूटर नेटवर्क्स की यूनिट 1 के इस वीडियो में आपका स्वागत है। हर एक टॉपिक को हम लोग इजीली और अच्छे तरीके से कवर करने की कोशिश करेंगे। इस यूनिट का जो सिलेबस है वो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, जिसके अंदर ये यूनिट 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन और उसके बाद आता है फिजिकल लेयर। सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि कंप्यूटर नेटवर्क बेसिकली होता क्या है। इसका सिंपल मतलब ये होता है कि एक से बेसिकली नेटवर्क का मतलब क्या होता है। नेटवर्क का मतलब होता है जाल, यानी कि एक से ज़्यादा कंप्यूटर या फिर डिवाइसेस हो सकती हैं जो कनेक्टेड होती हैं, जिनका मेन पर्पज होता है कम्युनिकेट करना या फिर रिसोर्सेज को शेयर करना। ठीक है, रिसोर्स शेयरिंग जैसे कि प्रिंटर और सॉफ्टवेयर इसके अंदर आ जाते हैं। कम्युनिकेशन जिसके लिए ईमेल, वीडियो कॉल, चैट्स वगैरह आती हैं। रिलायबिलिटी का मतलब क्या हो जाता है कि अगर एक पाथ फेल भी कर जाता है तो हमारे पास दूसरा पाथ हो जिसके थ्रू अगर हम लोग को कम्युनिकेशन करना है तो कम्युनिकेट इजीली कर सकें या फिर रिसोर्सेज को इजीली शेयर कर सकें। कॉस्ट एंड परफॉर्मेंस की बात करें तो ये क्या करता है कि जब शेयर्ड हार्डवेयर को हम लोग यूज करते हैं तो इसकी वजह से हमारा कॉस्ट भी डिक्रीज करता है। साथ के साथ पैरेलल टास्क, जो हम लोग टास्क को पैरेलली परफॉर्म करते हैं, जैसे बिग डेटा के अंदर हमने पैरेलल प्रोसेसिंग के बारे में पढ़ा, तो उसकी वजह से स्पीड जो होता है वो इंक्रीज कर जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, कंप्यूटर नेटवर्क्स का ओवरऑल यूज बैंकिंग के अंदर, ई लर्निंग के अंदर, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, क्लाउड कंप्यूटिंग, मिलिट्री कम्युनिकेशंस और इंटरनेट ऑफ थिंग्स के अंदर भी यूज किया जाता है। मोस्ट ऑफ द थिंग्स जो कि आज के टाइम में परफॉर्म की जा रही हैं, चाहे वो वीडियो के थ्रू कॉन्फ्रेंसिंग हो, वीडियो कॉल्स हो, ये सारे कंप्यूटर नेटवर्क के ही पार्ट हैं। यहाँ पर नेटवर्क का स्केल और उनका रेंज एक्सप्लेन किया गया है। ये भी पूछता है जो पैन होता है, पर्सनल एरिया नेटवर्क, वो क्या होता है, फ्यू मीटर्स तक उसका रेंज होता है, जिसके अंदर ब्लूटूथ आता है। फिर ब्लूटूथ का ऑब्वियसली तुमने देखा होगा कि अगर फर्स्ट फ्लोर पे खड़े हो तो फोर्थ फ्लोर, थर्ड फ्लोर पर ब्लूटूथ का कोई भी रेंज नहीं दिखाता है, मतलब जो तुमने डिवाइस का नाम दे रखा होता है वो विजिबल नहीं होता है, तो उसका रेंज सबसे छोटा होता है। फिर लैन आता है जो कि स्मॉल एरिया या फिर कॉलेज लैब के अंदर यूज किए जाते हैं, ये लो कॉस्ट के होते हैं। फिर आता है मैन, जिसके अंदर जो कि सिटी वाइड होता है, एक पर्टिकुलर सिटी के अंदर काम करता है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क जिसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, फिर आ जाता है वैन, वाइड एरिया नेटवर्क, जो कि पूरे के पूरे ज्योग्राफिक एरिया को कवर कर सकता है, जैसे कि इंटरनेट। ठीक है, हम लोग नेटवर्क आर्किटेक्चर मैट्रिक्स की बात करें तो इसके अंदर दो प्रोटोकॉल्स या फिर दो पैराडियम्स हैं। सबसे पहले क्लाइंट सर्वर पैराडियम, दूसरा है पीयर टू पीयर। ठीक है, क्लाइंट सर्वर के अंदर क्या होता है कि एक गुरु होता है, उससे बाकी सारे जो चेले होते हैं वो कंटिन्यूसली सीख रहे होते हैं। ठीक है, तो जो कंट्रोल होता है वो गुरु के हाथ में होता है, सिक्योरिटी काफ़ी ज़्यादा होती है इसके अंदर, और सर्वर अगर फेल करता है तो उसके केस में हमें बड़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है, जैसे कि वेबसाइट्स और डेटाबेसेस होती हैं इसके अंदर। जबकि पीयर टू पीयर के अंदर क्या होता है कि हर एक नोड, हर एक गुरु खुद का चेला भी होता है, यानी कि हर एक चेला खुद का गुरु होता है। ठीक है, ये सबसे दोनों तरीके से बोल सकते हो। ये थोड़ा चीप होता है, इजीली इसको सेटअप कर सकते हैं। इसके अंदर सिक्योरिटी कम होती है क्योंकि हर एक गुरु अपना चेला है। और फिर इसके अंदर जो इसका एग्जाम्पल हो सकता है वो टॉरेंट शेयरिंग इसके अंदर होता है। ठीक है, टॉरेंट ब्राउजर्स जो कि यूज किए जाते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैंने इंपॉर्टेंट वीडियो के अंदर भी इसका कवर किया था। जो OSI रेफरेंस मॉडल है वो क्या होता है कि लेयर्स में डिवाइडेड होता है, और हर एक लेयर जो है उसका कुछ परफॉर्म करना होता है, सब टास्क जो इसके अंदर याद करने का होता है। सबसे ऊपर होता है एप्लीकेशन, फिर आ जाता है प्रेजेंटेशन, फिर आ जाता है सेशन, फिर आता है ट्रांसपोर्ट, फिर नेटवर्क, डेटा लिंक और फिजिकल। इसको याद कर सकते हो आप, पापा से तो नहीं डरते पप्पू, इस तरीके से। ठीक है, तो सर्विसेज क्या होती हैं, हर एक लेयर, जैसे अगर एक पर्टिकुलर लेयर है ना, तो जो भी सारे, जैसे फिजिकल लेयर है ना सबसे नीचे, तो वो बाकी के लेयर जो उसके ऊपर हैं उनको सर्विसेज प्रोवाइड करेगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। और जो लेयर ऊपर है वो नीचे के लेयर का सर्विसेज, मतलब सर्विस का मतलब क्या हो जाएगा कि उनकी सेवा को यूज करेगा। प्रोटोकॉल क्या होता है, एक, अब ये एक पर्टिकुलर डिवाइस का हो सकता है, एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन, सेशन, इस तरीके से हम लोग समझ सकते हैं। जो दूसरी डिवाइस है जो कि OSI रेफरेंस मॉडल को यूज करेगी, तो उसके लिए क्या हो जाएगा, एप्लीकेशन जब एप्लीकेशन से कनेक्ट करेगा तो यानी कि लेयर लेयर से कम्युनिकेट करेगा, तो उसको हम लोग प्रोटोकॉल बोलते हैं। ठीक है, पीयर टू पीयर प्रोसेस कम्युनिकेशन भी इसको बोल सकते हैं, यानी ईच लेयर एट वन मशीन कम्युनिकेट्स विद द एग्जैक्टली सेम लेयर एट द अनदर मशीन, दैट इज नोन एज द पीयर टू पीयर प्रोसेस, या कि उसको हम लोग बोल सकते हैं प्रोटोकॉल्स। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि इंट्रोडक्टरी पार्ट पढ़ रहे हैं तो हमें समझना होगा कि हर एक लेयर का अपना काम क्या होता है। ये डायग्राम जो है ना, छोटे छोटे तुम बना सकते हो काफ़ी अच्छे तरीके से। सबसे पहले फिजिकल लेयर की बात करें तो ये मेन करता है वोल्टेज लेवल्स को मेजर करता है, यानी कि 0-1 बिट के टर्म्स में बिट सिंक्रोनाइजेशन के लिए यूज किया जाता है, और भी बहुत काम के लिए यूज किया जाता है, जैसे फिजिकल मीडिया, मतलब मीडिया जो हमने वायर यूज किया है उसका क्या टाइप है, कैसे उसको हमने यूज किया है, वायर्ड है, नॉन वायर्ड है, इस तरीके से बेसिकली हम लोग समझ सकते हैं। डेटा लिंक जो होता है, उसका डेटा लिंक लेयर जो होता है उसका मेन पर्पज होता है फ्रेमिंग करना, मैक एड्रेसिंग, एरर को कंट्रोल करना। इसके एग्जांपल्स हो गए स्विच और ब्रिज, हम लोग इनके बारे में आगे पढ़ेंगे। नेटवर्क लेयर जो होता है उसका काम होता है पैकेट्स को राउट करना, राउटिंग करना, सो दैट दे कैन रीच टू द राइट डेस्टिनेशन। फिर हम लोग इसके अंदर IP एड्रेसिंग भी इसके अंदर समझते हैं। इसके स्टैंडर्ड एग्जांपल्स है राउटर्स, और IP एड्रेसेस जो हम लोग यूज करते हैं वो इसके एग्जांपल होते हैं। IP एड्रेस को लॉजिकल एड्रेस भी बोला जाता है। फिर ट्रांसपोर्ट लेयर का जो मेन काम होता है वो एंड टू एंड या फिर प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी, मतलब एक प्रोसेस एक कंप्यूटर पे चल रहा है, उसको कम्युनिकेट करना दूसरे प्रोसेस के साथ, दूसरे कंप्यूटर पे वो चल रहा होता है, उसके अंदर आता है, जिसके अंदर सेगमेंटेशन और फ्लो कंट्रोल भी आता है। ठीक है, फ्लो कंट्रोल डेटा लिंक लेयर के अंदर भी आता है, लेकिन ट्रांसपोर्ट लेयर पे जो होता है वो किस पे काम करता है, प्रोसेस टू प्रोसेस पे काम करता है। इसके अंदर एग्जाम्पल्स जो हैं, जो प्रोटोकॉल्स इसके हैं वो है TCP,
और यूडीपी। ठीक है, इसके बारे में हम लोग ट्रांसपोर्ट लेयर वाली यूनिट में पढ़ते हैं। सेशन लेयर आ गया। सेशन लेयर बेसिकली क्या होता है, फिजिकल सेशन लेयर का मेन पर्पज होता है कि नेटवर्क को डायलॉग कंट्रोल करता है, साथ के साथ बेसिकली कनेक्शन के सिंक्रोनाइजेशन के अंदर हेल्प करता है। इसके अंदर नेट BIOS आता है, आरपीसी सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो फिजिकल डेटा लिंक नेटवर्क ट्रांसपोर्ट और एप्लीकेशन लेयर। प्रेजेंटेशन लेयर की बात करें तो डेटा इंक्रिप्शन, कंप्रेशन और ट्रांसलेशन के अंदर काम करता है, जिसके अंदर एल्गोरिदम है SSL, JPEG या फिर ASCII हम लोग यूज करते हैं प्रोटोकॉल्स। और उस तरीके से एप्लीकेशन लेयर की बात करें तो ये यूजर को नेटवर्क के साथ कम्युनिकेट करने के लिए इंटरफेस प्रोवाइड करता है, जिसके अंदर आता है HTTP, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, SMTP और DNS। इनके बारे में हम लोग लास्ट यूनिट एप्लीकेशन लेयर के अंदर पढ़ते हैं। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है कि जो TCP/IP आर्किटेक्चर है, यानी देखो नेटवर्क मॉडल्स जो हमने एक्सप्लेन किया ना, उनको एक्सप्लेन करने के हमारे पास दो तरीके थे। सबसे पहले OSI, जिसको हम लोग बोलते हैं ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन या फिर इंटर कम्युनिकेशन बोलते हैं, ठीक है। जबकि इंटरकनेक्शन होता है, ठीक है, ये थोड़ा सा वैसा है, लेकिन ये होता है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। इसका मेन पर्पज होता है कि टू सिस्टम्स कैन कम्युनिकेट टू ईच अदर रिगार्डलेस ऑफ देयर अंडरलाइंग आर्किटेक्चर। मतलब दो सिस्टम्स एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं, हमें ये फर्क नहीं पड़ता कि वो किस तरीके क्या यूज कर रहे हैं, क्या नहीं यूज कर रहे हैं। तो जो लेफ्ट साइड पर एक्सप्लेन किया गया है वो लेयर्स एक्सप्लेन किए गए हैं OSI मॉडल के, जबकि राइट साइड पर जो एक्सप्लेन किए गए हैं वो TCP/IP जो कि मॉडर्न मॉडल था उसको। लेकिन हमने क्या किया कि हमने OSI मॉडल को ज़्यादा रेफरेंस दिया, TCP/IP को नहीं दिया। क्यों, मैं एक्सप्लेन करूंगा। देखो एप्लीकेशन प्रेजेंटेशन सिस्टम जो ऊपर के तीन है वो इसके अंदर आ गए, ठीक है। एप्लीकेशन के अंदर ट्रांसपोर्ट और नेटवर्क को ट्रांसपोर्ट के अंदर ले लिया गया, ट्रांसपोर्ट को ट्रांसपोर्ट लेयर ही रखा गया, नेटवर्क को इंटरनेट लेयर बोल दिया गया, डेटा लिंक और फिजिकल को बोला गया नेटवर्क एक्सेस लेयर्स बोला गया। इस तरीके से याद कर सकते हो, ठीक है। तो OSI मॉडल जो है उसके अंदर हमने 7 लेयर प्रोटोकॉल बोला, और TCP/IP के अंदर हमारे पास 4 लेयर हुए। कौन कौन से भाई, एप्लीकेशन, ट्रांसपोर्ट, इंटरनेट लेयर और नेटवर्क एक्सेस लेयर, वहीं यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया, ठीक है। अब हम लोग कुछ क्रिटिकल नेटवर्क डिवाइसेस के बारे में समझ लेते हैं, पर उससे पहले एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन करना ये जरूरी है कि जो OSI और TCP लिखोगे ना, उसके अंदर OSI मॉडल था वो कभी भी इंप्लीमेंट नहीं किया गया। जानते हो क्यों? क्योंकि जो OSI मॉडल था, तुम देख रहे हो कुछ लेयर ऐसे हैं जो मैंने पिछले से पिछले वाले पेज में एक्सप्लेन किया कि कुछ लेयर इसके अंदर बहुत ज़्यादा ओवर क्राउडेड थे, जबकि कुछ के अंदर क्राउडिंग नहीं थी। इसका जो ओवरऑल टेक्नोलॉजी था ना वो भी पुराना था, इन द सेंस कि जब TCP/IP मॉडल आया ना तो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा पैसा इन्वेस्टर इन्वेस्ट कर चुके थे। इन्वेस्टर के पास पैसा ही नहीं बचा था भाई कि वो OSI मॉडल पे अपना एक्सपेरिमेंट कर सकें, बोल सके कि नहीं इसमें हमें टाइम देना चाहिए। हालांकि पढ़ते हम लोग OSI मॉडल को ही हैं, क्योंकि इसके अंदर देख रहे हो बाइफर्केशंस, क्लासिफिकेशन जो है वो काफ़ी बेटर तरीके से की गई है। इसमें कंफ्यूज ना होना, ये मैं बस तुम्हें एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि थोड़ा आइडिया हो जाए इन सब चीज़ों के बारे में। अब हम लोग क्रिटिकल नेटवर्क डिवाइसेस के बारे में समझ लेते हैं। पूछा जाता है हब, स्विच, राउटर, ब्रिज और गेटवे के बारे में। जो हब होता है ना वो क्या करता है कि ब्रॉडकास्ट करता है। ब्रॉडकास्ट का सिंपल मतलब क्या होता है कि लोगों जिस अलग अलग लोगों तक क्या करता है कि इन्फॉर्मेशन को पहुंचाता है। जो भी पोर्ट्स इसके थ्रू कनेक्टेड हैं उनको इनकमिंग डेटा पहुंचाता है, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है कि अब भाई तुम एक ही साथ बहुत सारे काम करने की कोशिश कर रहे हो तो इसके अंदर बैंडविड्थ का वेस्टेज है। वेस्टेज क्यों है भाई? क्योंकि कुछ कुछ ऐसे भी कंप्यूटर होंगे जिनको इस डेटा की कोई ज़रूरत नहीं होगी, जो भी सारे इनकमिंग डेटा है उसका। साथ के साथ इसके अंदर कोलिजन का जो चांस होता है वो भी ज़्यादा होता है। फिर आ जाता है लेयर 2 डेटा लिंक लेयर का जो यूज करता है वो होता है स्विच। ये क्या होता है, एक इंटेलिजेंट डिवाइस होता है जो कि मैक एड्रेस, डेटा लिंक लेयर के अंदर हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। ये क्या करता है, मैक एड्रेस का यूज करके डेटा केवल डेस्टिनेशन पोर्ट्स के पास भेजता है जिनको नेसेसरी होती है। फिर आ जाता है राउटर। राउटर जो होता है वो नेटवर्क लेयर पे काम करता है, ठीक है। अब राउटर के बारे में तो काफ़ी सारी चीज़ें पता होगा। ये क्या करता है, डिफरेंट नेटवर्क्स को एक साथ कनेक्ट करता है, ठीक है। कहने का मतलब क्या होता है कि मोबाइल्स को कनेक्ट कर सकता है, कंप्यूटर्स को कनेक्ट करता है, और फिर IP एड्रेस यूज करता है। मतलब ये अलग अलग डिवाइसेस को IP एड्रेस करस्पॉन्डिंगली अपने हिसाब से असाइन करता है। ब्रिज और गेटवे की बात करें तो ये बेसिकली क्या करते हैं, लेयर 2 पे काम करते हैं। नीचे से देखो तो एप्लीकेशन के बाद क्या आ जाता है, सॉरी नीचे से जब तुम देखोगे ना तो तुम्हें दिखेगा कि हमने पढ़ा फिजिकल, फिजिकल के बाद आता है डेटा लिंक लेयर। तो डेटा लिंक लेयर पे ये दोनों काम करते हैं। ये क्या करते हैं, ब्रिज और गेटवे दो लैन सेगमेंट्स, लैन, मैन, पैन, वैन के बारे में मैंने एक्सप्लेन कर रखा है, उनको कनेक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये प्रोटोकॉल को भी कन्वर्ट करते हैं कौन, गेटवे। ब्रिज जो होते हैं वो दो लैन को कनेक्ट करते हैं, और गेटवे जो होते हैं वो सिंपली क्या करते हैं कि प्रोटोकॉल को कन्वर्ट करते हैं। यानी अगर दो डिवाइसेस हैं जिनके पास अलग अलग प्रोटोकॉल्स को यूज कर रहे हैं, हम लोग इनके बारे में पढ़ेंगे, तो इनको ये क्या करता है, गेटवे यूज मतलब कम्युनिकेट करने में हेल्प प्रोवाइड करता है। अब हम लोग फिजिकल टोपोलॉजी के बारे में पढ़ लेते हैं। फिजिकल टोपोलॉजी का सिंपल मतलब ये होता है कि नेटवर्क को हमने कैसे ले किया है। जैसे बस टोपोलॉजी जो होता है वो चीप और इजी टू इंस्टॉल होता है, बस के टाइप का ये बेसिकली होता है, ठीक है। बाकी तुम यहाँ पे पढ़ लेना। स्टार टोपोलॉजी जो होता है इसके अंदर इजी टू ट्रेबल शूट होता है। नोड फेलियर जो होता है वो किसी को अफेक्ट नहीं करता है, क्योंकि ये कंप्यूटर फेल कर भी गया तो क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। रिंग टोपोलॉजी जो होता है उसके अंदर ऑर्डरली ट्रांसमिशन होता है और मिनिमम कोलिजन होते हैं। जबकि मेश टोपोलॉजी जो होती है इसके अंदर मैक्सिमम रिलायबिलिटी होती है, साथ के साथ इसके अंदर कोई भी सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर अवॉइड नहीं करते। सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर का मतलब समझते हो कि अगर एक फेल कर गया तो सब के सब फेल कर जाएंगे, तो वो इसमें देखने को नहीं मिलता है। लेकिन ये एक्सपेंसिव होता है। एक्सपेंसिव क्यों, देखो ना इसके अंदर तुम्हें एक स्टार तो बनाया ही है तुमने, स्टार के बाद फिर तुमने क्या किया है, एक ऊपर से पेंटागन भी उसके बाहर से लगा दिया है। तो इसके मतलब इसके अंदर क्या होता है जानते हो, इसके अंदर मैक्सिमम वायर्स का हम लोग यूज करते हैं, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, जितने नंबर ऑफ वर्टाइसेस होंगे, यहाँ पर वर्टाइसेस 5 हैं तो 5
C2 करोगे तो 5 इंटू 4/2 आ जाएगा, यानी कि 10 वायर्स इसके केस में यूज करना पड़ेगा। देख सकते हो तुमने कितने वायर्स यूज किए हैं, 1 2 3 4 5 और फिर 6 7 8 9 10 के आसपास, ठीक है, 10 ही यूज किया है हमने, तो ये फॉर्मूला होता है इसके अंदर, ये वर्क करता है। अब हम लोग ट्रांसमिशन मीडिया पे पूछा जाता है, इसके बारे में समझ लेते हैं। सबसे पहले होती हैं गाइडेड मीडिया जो कि वायर्ड होती हैं, और अनगाइडेड मीडिया जो कि वायरलेस होती हैं। गाइडेड मीडिया के अंदर आते हैं ट्विस्टेड पेयर, कोएक्सियल केबल्स और ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर जो होते हैं वो लाइट की पल्सेस पे काम करते हैं, जिसके अंदर तुमने पढ़ा होगा फर्स्ट सेमेस्टर या सेकंड सेमेस्टर के अंदर इंजीनियरिंग फिजिक्स में। ये हाई स्पीड प्रोवाइड करती हैं, साथ के साथ इसको हम लोग लॉन्ग डिस्टेंस के लिए यूज करते हैं, और इसके अंदर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है। कोएक्सियल केबल जो होते हैं वो इलेक्ट्रिकल शील्डिंग बेटर प्रोवाइड करते हैं, जो कि केबल टीवी के अंदर यूज किए जाते हैं। ट्विस्टेड पेयर जो होते हैं वो चीप होते हैं, लेंस के लिए यूज किए जाते हैं। अनगाइडेड मीडिया के अंदर आते हैं रेडियो वेव्स। रेडियो वेव्स बेसिकली वाईफाई वगैरह के अंदर यूज किए जाते हैं। माइक्रोवेव्स जो होते हैं उनको लाइन ऑफ साइट, यानी कि इसके अंदर इंपॉर्टेंट क्या होता है कि हमें सैटेलाइट्स और मोबाइल टावर्स इसके कुछ स्टैंडर्ड एग्जाम्पल हो जाते हैं। इसको तुम ऐसे समझ सकते हो कि एक पर्टिकुलर दूरी के बाद तुम्हें वापस से इंस्टॉल करना पड़ेगा, ताकि तुम उसके ओवरऑल स्ट्रेंथ को मेंटेन कर सको। ये भी तुमने इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के अंदर पढ़ा होगा। फिर आते हैं इंफ्रारेड। इंफ्रारेड क्या होते हैं, शॉर्ट रेंज होते हैं, और ये बेसिकली क्या हो जाते हैं, वॉल्स के द्वारा ब्लॉक किए जा सकते हैं, जिसके अंदर टीवी रिमोट का एग्जांपल आ गया। अब टीवी रिमोट से तुम बटन दबाओगे तो ऐसा थोड़ी है कि किसी तुम्हारे पड़ोसी के घर में वो कुछ चैनल देख रहा है तो चैनल बदल जाएगा, ऐसा नहीं होता है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मेरे से पूछा गया था। डिजिटल लाइन एनकोडिंग। सबसे पहले देखो, हमारे पास जो डिस्क्रीट डिजिटल डेटा दिया गया है उसको हम लोग सिग्नल्स के अंदर कन्वर्ट करते हैं। एक चीज़ याद रखना कि नेटवर्क्स के ऊपर जो भी कम्युनिकेशन होता है वो बाइनरी डेटा के अंदर ही होता है। तो जो हमारे पास एक्चुअल डेटा दी गई है वो दी गई है 01 001 110 के फॉर्मेट में। NRZ-L जो है वो क्या करता है, इसके अंदर अगर तुम समझना चाहो तो इसको ऐसे समझ सकते हो कि नॉन रिटर्न टू जीरो लेवल। इसके अंदर क्या होता है, 1 को तुम निगेटिव वोल्टेज ट्रीट करोगे और 0 को पॉजिटिव, यानी जब 0 होगा तो तुम्हें ऊपर करना है हाई, और 1 जो होगा तो तुम्हें लो कर देना है। तो तुम डायग्राम में देख सकते हो, जहाँ 0 है हमने ऊपर किया, 1 जहाँ हुआ वहाँ पे नीचे कर दिया, फिर जहाँ 0 हुआ उसको हमने ऊपर कर दिया, मतलब जो लेवल है उससे हम लोगों ने ऊपर कर दिया। फिर 0 आया तो उससे हमने ऊपर कर दिया। 1 आया तो उस पर्टिकुलर लेवल से हमने एक नीचे का लेवल ले लिया। हमारे पास एक बेस लेवल जो है वो एक्सप्लेन किया गया इस डायग्राम में। पहला डायग्राम जो है वो नॉन रिटर्न टू जीरो के बारे में ही है, ठीक है, जीरो लेवल। उसके बाद दूसरा जो आता है ना वो होता है नॉन रिटर्न टू जीरो इन्वर्ट आई। इसके अंदर क्या होता है कि जब 1 आएगा तो हमें ट्रांजिशन यानी कि चेंज दिखाना है, और जब 0 है तो हमें ट्रांजिशन नहीं दिखाना है। यानी सिंपली ये बताऊं तो जब बिट 1 होगा तो हमें सिग्नल को चेंज करना है, और जब बिट 0 है तो हमें सिग्नल को सेम रखना है, ठीक है। जैसे हमारे पास जो डेटा है वो दिया गया है 0 1 0 0 1 1 1 और फिर 0। तो 0 जब है तो कोई भी चेंज नहीं आएगा, 1 होगा तो हमें चेंज करना है, 0 और 0 दो बार है तो कोई भी चेंज नहीं, 1 और 1 जब हुआ तो हमें क्या करना है कि जो सिग्नल ओवरऑल हो रही है उसको हमें चेंज कर देना है, ठीक है। चेंज कर देना है का मतलब क्या हुआ, समझ रहे हो, ऊपर है तो नीचे करना है, नीचे है तो ऊपर करना है। चेंज का मतलब ये हुआ, ये नहीं हुआ 1 का मतलब कि ऊपर है तो और ऊपर कर देंगे, नहीं, इसमें ऐसा काम नहीं होता है। आगे हम लोग पढ़ेंगे उसमें ऐसा काम होता है, ठीक है। तो ट्रांजिशन जो होता है NRZ-I जो है ना, I1 से याद करो, NRZ-1 से रिलेट करने की कोशिश करो इसको, कि जब 1 होगा तो हमें ट्रांजिशन करना है, अगर नीचे है तो ऊपर, ऊपर है तो नीचे कर देंगे। NRZ-I को ऐसे याद करो। और NRZ-L जो है उसके अंदर सिंपल फंडा काम करता है, ठीक है, लो और हाई का ये काम करता है। इस तरीके से तुम इसको याद कर सकते हो। तो 2 होगा। थर्ड नंबर पे जो आता है वो होता है मैनचेस्टर एन्कोडिंग। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। इसका सिंपल पर्पज ये होता है ना कि कोई भी, अगर हमारे पास कोई भी बिट है तो उसके बीच में ट्रांजिशन होगा ही होगा, ऑलवेज होगा, ठीक है। इसको हम लोग इसलिए यूज करते हैं कि इसकी वजह से बिट सिंक्रोनाइजेशन जो हो जाता है वो आसानी से समझ सकते हैं। और मैनचेस्टर एन्कोडिंग का यूज इसलिए किया जाता है कि जो सेंडर और रिसीवर के क्लॉक्स हैं वो प्रॉपर्ली क्या हो सके, मैच कर दिया जा सके। यानी 0 जब होगा तो पैटर्न क्या होगा, हाई से लो की तरफ जाएंगे, 1 जब होगा तो पैटर्न हम लोग लो से हाई की तरफ जाएंगे, ठीक है। यानी कोई भी बीच में बिट के हम लोग क्या करेंगे, ट्रांजिशन को शो करेंगे। इसका मेन पर्पज ये होता है। वही डायग्राम यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है कि जब 0 है तो हम लोग क्या करेंगे, हाई से लो की तरफ ट्रांजिशन दिखाएंगे, और जब 1 होगा तो उसका उल्टा करने की हम लोग कोशिश करेंगे। AMI यानी ऑल्टरनेट मार्क इन्वर्जन। इसके अंदर 0 का मतलब क्या होता है कि नो वोल्टेज, मतलब एब्सेंस ऑफ वोल्टेज, और 1 का मतलब क्या हो जाएगा, ऑल्टरनेट, यानी वोल्टेज जो होगा वो बेसिकली क्या करेगा, ऑल्टरनेट करेगा 0 और 1 के बीच में। तो देखो AMI के अंदर जब 0 है तो हमने 0 बेस मान रखा है, 1 का जब हो गया तो 1 के अंदर हमने क्या कर दिया कि प्लस और माइनस के बीच ट्रांजिशन दिखा रखा है। तो इसमें जो भी 1 1 1 1 जो भी सारे हैं तो उसके बीच में क्या हो जाएगा, प्लस माइनस, इस तरीके से ये काम करेगा, ठीक है। तो पहले 1 के लिए प्लस आ गया, फिर हमने 0 किया, दूसरे जो बेसिकली दूसरा जो 1 है उसके लिए बेसिकली क्या हो जाएगा, फिर प्लस माइनस, ऐसे बेसिकली चलता रहेगा। इस डायग्राम को तुम याद कर सकते हो। NRZ-I को मैंने 1 से रिलेट करा दिया कि जब 1 आएगा तो हमें ट्रांजिशन दिखाना है। मैनचेस्टर एन्कोडिंग के अंदर क्या एक्सप्लेन किया कि सिंपल इसके अंदर जो हर एक बिट है उसके बीच में ट्रांजिशन होता रहेगा, हाई लो इस तरीके से ट्रांजिशन होता रहेगा। AMI ऑल्टरनेट मार्क इन्वर्जन के अंदर 0 जो होता है उसको हम लोग 0 वोल्टेज मान के रखते हैं। 1 जो होता है वो बेसिकली क्या होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में कंटिन्यूअस ट्रांजिशन हम लोग इसके अंदर शो करते हैं। जबकि मैंने एक्सप्लेन किया मैनचेस्टर के अंदर हम लोग हर एक बीट के बीच में कॉरस्पॉन्डिंग ट्रांजिशन को शो कर रहे होते हैं।
ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेटवर्क के जो परफॉर्मेंस होती है उसको हम लोग कैसे मेजर करेंगे और फिजिकल इम्पेयरमेंट्स को हम लोग समझेंगे। सबसे पहले परफॉर्मेंस मैट्रिक्स की बात करें तो बैंडविड्थ का मतलब क्या हो जाता है कि जो भी डेटा एक्चुअली हम लोग अगर वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो एक्चुअली उसने पर्टिकुलर एक नेटवर्क ने दूसरे नेटवर्क पे कितना अमाउंट ऑफ डेटा ट्रांसफर करने की कैपेबिलिटी होती है। थ्रूपुट जो होता है वो एक्चुअल लाइफ में, जैसे तुमने पढ़ा होगा आइडियल गैस इक्वेशन पढ़ा था, तो आइडियल गैस इक्वेशन के अंदर पी बी इज इक्वल टू एन आर टी जो था वो तो बैंडविड्थ हो गया, लेकिन एक्चुअली में जो ये फॉर्मूला अप्लाई होता है उसके अंदर कुछ और फैक्टर्स आ जाते हैं, तो वो थ्रूपुट होता है। थ्रूपुट का मतलब होता है एक्चुअली हाउ फास्ट वी कैन ट्रांसमिट डेटा। मतलब ऐसे समझो ना कि तुमने प्लान बनाया कि हम 2 दिन में ये काम ये काम कर देंगे, वो तुम्हारा बैंडविड्थ हुआ। जब तुमने देखा कि 2 दिन बीत गए और हम तो अभी सोए ही रह गए, तो वो हो गया थ्रूपुट। लेटेंसी या फिर इसको हम लोग डिले भी बोलते हैं, इसका मतलब क्या होता है कि टोटल टाइम टेकन, जिसके अंदर हमें पढ़ना होता है ट्रांसमिशन प्लस प्रोपेगेशन प्लस क्यूइंग डिले। मैं बता देता हूँ ट्रांसमिशन टाइम जो होता है ना, कि तुमने पैकेट को, क्योंकि ऐसा नहीं होता कि कंप्यूटर डायरेक्टली पैकेज उठाएगा और फेंक देगा, कबूतर से भेज देगा, चला जाएगा दूसरे कंप्यूटर के पास, नहीं। ट्रांसमिशन टाइम उसके लिए यूज किया जाता है, जिसमें वो क्या करता है, वो प्लेस करता है जो भी हमने वायर या जो भी सारी चीज़ें यूज की हैं उस पर प्लेस करने के लिए ट्रांसमिशन टाइम यूज करते हैं। ठीक है, ट्रांसमिशन टाइम हो गया। फिर आता है प्रोपेगेशन टाइम। क्या होता है, एक पर्टिकुलर पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जाने का टाइम कितना होता है, वो होता है। फिर आ जाता है एक क्यूइंग डिले। क्यूइंग डिले के अंदर हम लोग क्या समझते हैं, इसके अंदर अगर तुम समझो बीच में राउटर है तो वो पैकेट को क्या करेगा, अब ऐसा तो नहीं है कि डायरेक्ट पैकेज आया और बोलेगा कि नहीं अब आगे भेज दीजिए, नहीं। ऐसे समझो कि रेलवे स्टेशन पर जब तुम जाओगे तो पहले से तुम्हारी लाइन में बहुत सारे लोग खड़े होंगे, जब वो लोग हट जाएंगे, उस क्यू से हट जाएंगे, तब तुम्हारी बारी आएगी। हम लोग इसके फॉर्मूले को भी समझेंगे अभी। तो वो हो गया, तो बैंडविड्थ क्या हो गया, एक्सप्लेन कर दिया। थ्रूपुट एक्सप्लेन कर दिया। डिले का, लेटेंसी को सिंपल तुम डिले से रिलेट करने की कोशिश करो। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है कि जब हम लोग ट्रांसमिशन करते हैं ना, उसके अंदर बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी आते हैं। जैसे अटेन्युएशन क्या होता है कि अगर बड़े डिस्टेंस तक हम लोग ट्रांसमिट करेंगे ना, तो हमारा जो सिग्नल का स्ट्रेंथ होता है वो कम हो जाता है। इसी की वजह से हम लोग रिपीटर्स यूज करते हैं। तुमने इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के अंदर फर्स्ट या सेकंड सेमेस्टर में पढ़ा होगा। डिस्टॉर्शन का मतलब क्या होता है कि ऐसा भी हो जाता है ना कि हमारा जो सिग्नल है उसके शेप में चेंज आ जाता है, तो उसको हम लोग डिस्टॉर्शन बोलते हैं। नॉइज क्या होता है, अनवांटेड इलेक्ट्रिकल सिग्नल, जो कि हमारे सिग्नल जो कि देख रहे हो लेफ्ट साइड में एक्चुअल सिग्नल ऐसी है, लेकिन राइट साइड में इसकी वजह से प्रॉब्लम आ गया, जैसे कि थर्मल नॉइज हो गया, या फिर इंपल्सिस हो गया, या फिर क्रॉस टॉक्स की वजह से आ गया। देखो इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, प्रोपेगेशन टाइम डिले, ट्रांसमिशन टाइम डिले, क्यूइंग टाइम, प्रोसेसिंग टाइम। मैंने एक्सप्लेन किया, पर मैं अभी डिटेल में थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ। देखो तुम इसको एक एग्जांपल से याद करने की कोशिश करो, सारे टाइम को समझ जाओगे। तुमने सबसे पहले क्या किया, प्लान किया कि तुम्हें जैसे जाना है, मतलब एरोप्लेन में बैठ करके कहीं दूसरी जगह जाना है, ठीक है। तो अब सबसे पहले क्या होगा कि तुम जब एरोप्लेन में बैठ जाओगे तो वहाँ से तुम जहाँ जाना चाहते हो, मान लेते हैं जैसे तुम दिल्ली से सिंगापुर जाना चाहते हो, तो दिल्ली से सिंगापुर के बीच में सबसे पहले तुम्हें अगर मैं बोलूँ कि एरोप्लेन की ये स्पीड है, इतनी स्पीड में एरोप्लेन मैक्सिमम चल सकती है और इतना डिस्टेंस है, उसको बोलते हैं प्रोपेगेशन टाइम। प्रोपेगेशन टाइम को सिंपल तुम इसी से समझो कि कितना डिस्टेंस है, स्पीड। स्पीड क्या हो जाएगा, स्पीड जो होता है स्पीड ऑफ साउंड हम लोग मान करके चलते हैं, एक्चुअली में वो दिया भी जा सकता है, दिया जा सकता है, ठीक है। तो प्रोपेगेशन टाइम जो होता है वो होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड के बराबर। अब डिस्टेंस और स्पीड दोनों को सेम यूनिट में डालना है, यानी मीटर मीटर, किलोमीटर तो किलोमीटर के अंदर, उतना तो पता ही होगा। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, मैंने यहाँ पर दिखा भी रखा है, ए और बी का बीच का जो डिस्टेंस होगा वो, और स्पीड जो होगा वो 2 × 10⁻⁷ मीटर पर सेकंड हम लोग लेते हैं साउंड का स्पीड, वो ले सकते हो, या फिर तुम्हें अगर जो स्पीड दिया जाए वो ले सकते हो। किलो जो होता है वो 2 × 10 होता है, मेगा जो होता है वो 2 × 20 होता है, गीगा जो होता है वो 2 × 30 होता है। इसको भी तुम याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है इस यूनिट के अंदर, ये इन सब टॉप को कैलकुलेट करने के लिए। अब देखो होगा क्या कि तुम जब एरोप्लेन में बैठ जाओगे तो तुम पता चलेगा कि नहीं इतना टाइम लग सकता है हमको पहुंचने में, वो हो गया। लेकिन उससे पहले क्या होगा कि तुम अपने सारे सामान है वो क्या करोगे, एरोप्लेन के अंदर भरोगे, तो वो क्या हो गया, ट्रांसमिशन टाइम या फिर ट्रांसमिशन डिले। मतलब तुमने कितना टाइम लिया सारे के सारे पैकेट्स को प्लेस करने में एरोप्लेन के अंदर, जो कि यहाँ पर ट्रांसमिशन मीडिया है। तो वो क्या होगा, तुम्हारे पास कितना मैसेज है, मतलब कितने सारे बैग है तुम्हारे पास, उनका साइज क्या है, अपॉन तुम्हारा स्पीड क्या है, जिसको हम लोग बैंडविड्थ बोलते हैं। तो इसको बोलते हैं मैसेज साइज अपॉन बैंडविड्थ, ट्रांसमिशन टाइम को। क्यूइंग टाइम क्या होता है, अब तुम चले गए, अब तो उससे पहले क्या होगा, तुम्हारे को अगर एयर हॉस्टेस होगी या कोई भी होगा तो वो तुमसे ये सब पूछेगा कि सर आपसे पहले इतने लोग हैं, तुम्हें लाइन में लगना पड़ेगा, ये सब चीज़ों को करने के लिए। इन द सेंस तुम्हें अपने बैग्स को वगैरह को रखने के लिए लाइन लगती है ना, अगर तुम एयरप्लेन से ट्रैवल किए होगे तो पता होगा, या फिर ये ट्रेन में भी होता है ना। अगर तुम्हें पहले जो टिकट कराते थे लोग, तो क्या होता था, लाइन में लगना पड़ता था। उस लाइन के बाद जब तुम्हारा नंबर आता था तब तुम अपने बैग वगैरह को ट्रेन में रखते थे, पर उससे पहले तुम्हें क्या होगा, क्यूइंग टाइम तक वेट करना पड़ेगा, क्यू में तुम्हें वेट करना पड़ेगा। उसी को हम लोग बोलते हैं कि तुम्हारा टाइम आने से पहले तक तुम्हें कितना वेट करना पड़ रहा है। ये क्वेश्चन में दिया जाता है, इसको कैलकुलेट करने के लिए कोई स्टैंडर्ड फार्मूला नहीं होता अगर इस लेवल पे बात करें। तब फिर आता है प्रोसेसिंग टाइम। प्रोसेसिंग टाइम क्या हो जाता है, हो गया, पता चल गया। अब भाई जब तुम्हारी लाइन में तुम्हारी नंबर आ गई, तो ऐसा थोड़ी है कि नोट बदलने के लिए तुम डायरेक्ट उछल जाओगे, फेंक दोगे सारे नोट, कि नहीं ये बदल दिए, नहीं। उसके लिए क्या होगा, तुमसे पूछा जाएगा कि सर आपके पास 500 के कितने नोट हैं, 1000 के कितने नोट हैं। तो ये प्रोसेसिंग हो रहा है कि सर ये इतना इन्फॉर्मेशन है, इतना इन्फॉर्मेशन है। तो सिंपल तुम इसको ऐसे रिलेट याद रखो कि यहाँ पर मैंने प्रोसेसिंग को इससे रिलेट करने की कोशिश किया नोटबंदी से, ताकि तुम अच्छे से याद कर पाओ। तो तुम एरोप्लेन में जब चढ़ रहे हो
तो तुम्हारा जब तक नंबर नहीं आता है वो क्या हो गया, वो हो गया क्यूइंग टाइम। तुम क्यू में लगे हुए, जब तुम्हारा नंबर आ गया तो तुमसे सबसे पहले क्या होगा, प्रोसेसिंग पूछा जाएगा कि सर आपके पास कितना है, बैग कितना है, सामान कितना है, ये प्रोसेसिंग हो रहा है जब तुम्हारी बारी आई तब। और तुम जब पैकेट्स को प्लेस करोगे तो वो हो गया ट्रांसमिशन टाइम, कि तुमने प्लेस कितने टाइम में किया, ठीक है। वो हो गया तुम्हारे पास कितने बैग हैं अपॉन तुम्हारा स्पीड कितना है, कितने पैकेट्स को तुम प्लेस कर सकते हो। ऐसे समझो तुम्हारे पास 20 बैग हैं और तुम्हारा स्पीड है 5 बैग पर सेकंड के अंदर, तो तुम्हारा ट्रांसमिशन टाइम क्या हो जाएगा, 4 सेकंड तुम्हें लगेगा भाई, तुम तो देख भी सकते हो, समझ सकते हो। और तुम जब एरोप्लेन के अंदर बैठ गए, वहाँ से तुम दिल्ली से सिंगापुर जा रहे हो, तो उसके बीच में कितना दूरी होगा, इसको तुम सिंपल टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड से याद रखो। ये हो जाता है यहाँ पर फॉर्मूला। अब हम लोग पढ़ लेते हैं स्विचिंग टेक्निक और मल्टीप्लेक्सिंग के बारे में। स्विचिंग के अंदर सबसे पहले आता है सर्किट स्विचिंग। सर्किट स्विचिंग के अंदर जानते हो क्या होता है, इसके अंदर हर एक दो इंडिविजुअल कम्युनिकेशंस अगर इस्टेब्लिश करना है तो सबके लिए इंडिविजुअल पाथ बनाया जाएगा, जिसके केस में बैंडविड्थ की जो वेस्टेज होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। फिर सेकंड नंबर पर हमारे पास आता है पैकेट स्विचिंग। इसके अंदर क्या होता है कि पूरे के पूरे डेटा को हम लोग छोटे छोटे पैकेट्स में डिवाइड कर देते हैं और उन पैकेट्स ने अपना पाथ चूज करना होता है। ये थोड़ा एफिशिएंट होता है। थर्ड जो होता है वो होता है मैसेज स्विचिंग। इसके अंदर क्या होता है जानते हो, जो नोड्स होती हैं, नोड्स मतलब क्या होता है कि अलग अलग कंप्यूटर जो कि उस पर्टिकुलर पाथ के अंदर कनेक्टेड है, जिसमें कि दो कंप्यूटर्स एक दूसरे से कम्युनिकेट करना चाहते हैं। तो जो नोड होगी ना, उसके पास जब इन्फॉर्मेशन पहुंचेगा तो वो क्या करेगी, उसको स्टोर करेगी, स्टोर करने के बाद उसको फॉरवर्ड करेगी। तो इसको तुम ऐसे समझ सकते हो कि वो प्रोसेसिंग टाइम लेगी, उसके बाद वो फॉरवर्ड करेगी, यानी ट्रांसमिशन टाइम लेगी। क्योंकि अब एरोप्लेन से उतर गई है तो वापस से अपने सामान को रखेगी, तो ट्रांसमिशन टाइम तो उसके लिए लेगी ना। ये हुआ। फिर आ जाता है हमारे पास मल्टीप्लेक्सिंग। मल्टीप्लेक्सिंग का मतलब होता है मीडियम को शेयर करना, जिसके अंदर सबसे पहले आता है फ्रीक्वेंसी डिवीजन मैनेजमेंट, जो कि रेडियो स्टेशन के अंदर यूज किया जाता है। इसके अंदर क्या होता है कि हमारा जो ओवरऑल चैनल है उसको हम लोग अलग अलग फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में डिवाइड कर देते हैं, यानी मीडियम को शेयर करते हैं फ्रीक्वेंसी का यूज करके। सेकंड जो आता है वो आता है टाइम डिवीजन मैनेजमेंट। इसके अंदर क्या करते हैं हम लोग, चैनल को टाइम स्लॉट्स के टर्म में डिवाइड कर देते हैं, यानी शेयर करते हैं मीडिया को इन द टर्म्स ऑफ टाइम। जो यूजर स्पेसिफिक टाइम स्लॉट में आएगा वो उसको यूज कर पाएगा। वेवलेंथ डिवीजन मैनेजमेंट क्या होता है, ये होता है फ्रीक्वेंसी डिवीजन मैनेजमेंट, जो कि हम लोग ऑप्टिकल फाइबर्स पे लगाते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं वेवलेंथ डिवीजन मैनेजमेंट। तो ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। सबसे इम्पोर्टेंट है कि पता हो कि क्या होता है मल्टीप्लेक्सिंग और क्या होता है स्विचिंग। मल्टीप्लेक्सिंग जो होता है उसके अंदर हम लोग मीडियम को शेयर करते हैं, एम से याद करने की कोशिश करो। और स्विचिंग के अंदर क्या होता है कि पैकेट सोचेगा, इसे याद कर सकते हो, सोचेगा कौन सा पाथ यूज करना है, चाहे सर्किट स्विचिंग यूज करना है, पैकेट स्विचिंग यूज करना है, या कि मैसेज स्विचिंग को यूज करना है। तो यहाँ पे यूनिट 1 खत्म होती है। यूनिट 1 से मोस्ट ऑफ द टाइम जो क्वेश्चंस आते हैं वो स्विचिंग टेक्निक के बारे में आते हैं, मल्टीप्लेक्सिंग वगैरह के बारे में आते हैं, और ओएसआई के अलग अलग लेयर्स के बारे में आते हैं, और टीसीपी आईपी को हम लोग क्यों यूज करते हैं इसके बारे में आते हैं। ये मैंने तुम्हें एक्सप्लेन कर दिया है। बाकी अगर कुछ भी डाउट लगे तो तुम कमेंट करके पूछ सकते हो। आई विल बी ऑलवेज देयर टू रिप्लाई यू एनी टाइम। ठीक है, थैंक यू अलॉट। पीडीएफ की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी।